हेलो नमस्कार, मैं सौरभ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अलजेब्रा की ये 7th क्लास है और हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है 4x³ - 2x² + 5x - 8 इज डिवाइडेड बाई x - 2, फाइंड द रिमाइंडर। यानी कि अगर इस इक्वेशन को x - 2 से डिवाइड कर दें तो इसका शेषफल कितना होगा या रिमाइंडर क्या होगा। एक तो तरीका ये होता है कि इसी x - 2 से हम इसको नॉर्मली डिवाइड करके इसका रिमाइंडर फाइंड कर लें, लेकिन एक रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ से डिवाइड करना होता है तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, ऐसे x - 2 से डिवाइड करना है तो हम x - 2 = 0 लिखते हैं और x = कितना हो जाएगा, 2। जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ हो और उसको कहा जाए x - 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर या शेष बताइए, तो आप क्या करिए, जिस चीज़ से डिवाइड किया जा रहा है उतना = 0 लिख लीजिए और x = क्या हो जाएगा, 2। यही x = 2 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को 2 को लिख दे रहा हूँ। x के प्लेस पे अगर 2 लिखूँगा तो 2³ - 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 - 8, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 × 4 32 माइनस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 10 माइनस 8। अब इसको आप ऐड कर लीजिए सिंपली, तो -8 - 8 -16 हो जाएगा और 32 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 42। हमने क्या किया, प्लस प्लस को एक साथ और माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर लिया है। ये कितना हो जाएगा, 26 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए आज की क्लास का सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है 3x² + ax + 7 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई x - 1, फाइंड a। कंप्लीटली डिविजिबल बाई x - 1 इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। कोई चीज़ अगर पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, अगर 8 में आप 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर या शेष कितना हो जाएगा, 0। तो वही बात ये कह रहा है। अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैं याद दिलाऊं आपको, तो उसमें ये लिखा था कि एक इक्वेशन दिया था, एक इससे डिवाइड करना था और रिमाइंडर आपको बताना था। तो हमने क्या किया था कि x - 1 = 0, x = 1। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय होता है कि अगर आपको जो है इसका रिमाइंडर के लिए बताना है तो उस वैल्यू को डायरेक्टली पुट करके आप रिमाइंडर बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि x - 1 = 0 या x = 1 हो गया। उस 1 को इस x के प्लेस पर हमने पुट कर दिया, तो जो इक्वल में आया वो क्या आया, रिमाइंडर आया। यहाँ पर इक्वल में क्या आने वाला है, 0, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, पूरी तरह से भाग हो जाएगा इसका। तो जब कंप्लीटली डिविजिबल है यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे कि 2 में आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल है। और यहाँ 0 में लिख इसलिए रहा हूँ कि जो 1 की वैल्यू x - 1 = यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, x - 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 1। इस 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तब ये 0 आएगा, है ना, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। चलिए हम 1 यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 प्लस 7 = 0। ये याद रखना है, 0 ये जरूर लिखना है। इसके पहले हम कुछ नहीं लिखते थे क्योंकि सॉल्व करने के बाद आंसर आता था ना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या करते थे, अभी मान लीजिए यही a ना होता, केवल लिखा होता 3x² + x + 7, आपको x - 1 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताइए। तो क्या करते हैं आप, करना ये होता कि x - 1 = 0, तो x = 1, तो x के प्लेस पे हम 1 लिख देते और = में जो आता वही रिमाइंडर होता। अब की बार = में क्या आया है, 0। ये बात पहले से ही लिख दी गई है, इसलिए हमने 0 को भी पहले से ही लिख लिया है। अब चलिए a की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस a प्लस 7 = 0, या a = क्या हो जाएगा, 7 + 3 10, ये हो जाएगा a की वैल्यू -10। ये आपका a की वैल्यू आ गई। तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया है। इसमें लिखा है 3x² + ax - 12 x - 8 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी, तो a की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिखना है x - 8 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 8। यही 8 की वैल्यू यहाँ पुट करने पर 0 आना चाहिए। 0 क्यों आ रहा है, ये आंसर है, ये रिमाइंडर का आंसर है, 0 आ रहा है, ठीक है। क्या है कि क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए रिमाइंडर 0 आना है।
तो रिमाइंडर 0 आना है, तो ये 0 हम लिख लेते हैं। तो इस 8 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, सॉरी यहाँ पर 8a हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 8a माइनस 12, ये हो जाएगा 64 प्लस 8a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, प्लस 8a माइनस 12, इसमें से 12 कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8a इज इक्वल टू, देखिए 12 पहले तो 12 कम करेंगे तो हो जाएगा 80, तो 180 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 180 अपान 8। 8 से अगर कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लीजिए, पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो पाएगा तो हम 4 से कैंसिल कर ले रहे हैं, ठीक है। 4 से, 4 2 जा 8, 4 बार 16, 2 18, 5 बार, तो ये हो जाएगा माइनस 45 अपान 2। ये a की वैल्यू है माइनस 45/2, ये इसका आंसर है। आइए 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। इसमें लिखा है 2x पावर m प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से कैंसिल कर दें तो 994 रिमाइंडर या शेष बचता है, तो m की वैल्यू बता दीजिए। आपको पता है रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जिस चीज़ से कैंसिल किया जाए या डिवाइड किया जाए सबसे पहले उसे इक्वल कर देते हैं किसके, 0 के, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर हमको रिमाइंडर फाइंड करना होता तो हम क्या करते, x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर देते, यानी x प्लेस पे 2 लिख देते जो कि यहाँ पे आया हुआ है, और आपका रिमाइंडर फाइंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर पहले से दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x के प्लेस पे ये वैल्यू रखूँ तो यही 994 आ जाएगा। ये 994, ये पहले मैं लिख दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी लिखें, लेकिन ये मैं आपको चूंकि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ करने का तरीका, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। तो यहाँ पर पहले क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर x माइनस 2 से कैंसिल किया जाए, x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर पहले से दिया है, इसलिए अगर x की वैल्यू 2 यहाँ x के प्लेस पे रखेंगे तो यही वैल्यू आएगी 994। तो हम क्या कर रहे हैं कि x की प्लेस पे 2 यहाँ पुट कर रहे हैं। तो देखिए इसको कर ले रहा हूँ, 2 इंटू 2 पावर m प्लस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 26, यही 994 के इक्वल हो गया। यानी कि 2 प्लेस करने के बाद रिमाइंडर आना चाहिए, तो रिमाइंडर दिया था तो इसीलिए हमने रिमाइंडर के इक्वल कर लिया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 इंटू 2 पावर m प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 26, ठीक है, इज इक्वल टू 994। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -4 आएगा, -4 माइनस 26 -30 और -30 को इस साइड भेज देंगे तो +30 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 पावर m इज इक्वल टू +30 करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 1024। अब लिखेंगे 2 पावर m इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिए, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 की पावर m यहाँ लिखा है, इसको भी 2 के पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 की पावर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, फैक्टर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 लिखा हो और इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 आ जाएगा, इसको 2 का क्यूब हम बोल देते हैं, है ना। ऐसे ही 512 का फैक्टर करेंगे, तो 512 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। फिर से जब तक ये कैंसिल होता रहेगा तब तक हम कैंसिल करते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि 9 टाइम यहाँ पर इसी तरह से कैंसिल होता जाएगा। तो आप इसको करके देख भी सकते हैं। तो 2 की पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 9। देखिए अगर बेस सेम हो, ठीक है, आधार अगर जो है सेम हो तो पावर भी सेम होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होगा, बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होता है। तो ये अगर इक्वल के केस में होता है ऐसा, जब इक्वल का साइन लगा हो तो बेस सेम हो तो पावर सेम होता है। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। भाई यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम हो गया, तो m की वैल्यू 9 हो गई है। और पूछा क्या है, m की वैल्यू पूछा है, तो यानी कि आपका आंसर आ चुका है, m इज इक्वल टू 9। देखिए इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा।
यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन है फाइंड HCF, या हिंदी में बोलते हैं मासापा, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो HCF फाइंड करना है किसका, a³ + b³, a+b का होल स्क्वायर, a² - b² का, इसका HCF बताना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो सभी में अवेलेबल हो, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो सभी में हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ 6 और 8 का आप HCF बता दीजिए, तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, फैक्टर कर लीजिए। 8 का भी फैक्टर कर दे रहा हूँ। अब HCF आपको बताना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जो सभी फैक्टर में, सभी में अवेलेबल हो। तो 6 और 8 दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर अवेलेबल है वो 2 है। भाई 3 तो इसके अंदर है नहीं, तो HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका HCF। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले का यूज करके इसका फैक्टर कर देंगे, है ना। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a³ + b³ का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, इन वन ब्रैकेट a + b, इन अनदर ब्रैकेट a² + b² - ab। सिंपली हम फार्मूले को लिख दे रहे हैं यहाँ पे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं इन 2 बार a + b लिख दीजिए, ठीक है। एक तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, वो तो फार्मूला हो गया। आप a + b के होल स्क्वायर को a + b भी तो लिख सकते हैं। यहाँ a² - b² इज इक्वल टू a + b इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट a - b। अब बताइए वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो सभी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो फैक्टर मुझे दिख रहा है, देखिए a + b यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि सभी में उपलब्ध हो। इसका मतलब HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + b। बहुत ही सिंपल होता है अलजेब्रा का जो है LCM HCF फाइंड करना, उसी में से एक ये भी था। देखिए LCM HCF फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है, खास करके अलजेब्रा का, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो तो देखिए इसमें अभी मैंने आपको बताया HCF फाइंड करने का तरीका। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर जो सभी में अवेलेबल हो, जो सभी में अवेलेबल हो और सबसे बड़ा नंबर हो, उसको हम HCF बोलते हैं। जबकि LCM और HCF में एक चीज़ और होता है ये कि HCF जो नंबर आता है ना, वो HCF क्या होता है, इन सभी को कैंसिल कर देता है, ठीक है। जबकि LCM जो होता है वो खुद इन तीनों से कैंसिल हो जाता है। ये बात आपको डिफरेंस समझ में आ रही होगी। HCF क्या करता है, HCF जो है इनको कैंसिल कर देगा, सभी को, ठीक है। HCF इन तीनों को कैंसिल कर देगा। अगर LCM फाइंड करना होगा तो LCM खुद इन तीनों से कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। 6 मान लीजिए मैंने लिखा, ये हो जाएगा 2 × 3, और 8 मैंने लिखा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो अगर यहीं पर HCF फाइंड करना होता तो मैंने ये बताया कि जो सबसे मैक्सिमम पावर हो और दोनों में अवेलेबल हो। तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, दोनों में अवेलेबल है। अगर 3 कहूँ तो 3 इसमें है ही नहीं, 2 देखिए और भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर की मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर यूज करना। अगर 1-2 और होता, मान लीजिए ऐसे हो जाए, 1-2 और होता तो यह क्या हो जाता, ये 12 हो जाता। चलिए एग्जाम्पल बदल गया, अब ये 12 हो जाता तो इसको कैसे लिखते, 2 × 3 × 2, और ये इतना हो गया। अगर HCF पूछा जाए आपसे, HCF बताइए, तो मैंने कहा कि जो मैक्सिमम जो है पावर हो और दोनों में अवेलेबल हो। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 HCF हो जाएगा। और HCF क्या करता है, दोनों नंबर को कैंसिल कर देता है। देखिए दोनों नंबर 12 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम पावर कैसे यूज करते हैं। अगर इसी का, अभी जो नंबर मैंने लिखा है, इसी का LCM बताना हो तो LCM जो होता है उसमें क्या करते हैं कि वो नंबर जरूरी नहीं है कि दोनों में हो, कहीं भी हो, मैक्सिमम पावर लिख दीजिए। मैंने 2 लिखा और मैक्सिमम पावर कितना है, 1 2 3 यहाँ पर दिख रहा है, हमको 3 लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि अब यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी, तो इसको भी लिखना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। मान लीजिए और भी 2-3 नंबर होते ना, तो किसी में भी इन सभी नंबर में से, मान लीजिए 4-5 नंबर एक लाइन से मैं लिख दूं, इन सभी में कोई भी नंबर उठाइए और उसका मैक्सिमम पावर आपको पूरे में से जहां दिख रहा हो उसी को लिख दीजिए। तो हमको मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 दिख रही थी तो मैंने लिख दिया। इसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर 3। अभी 5 भी लिखा होता, मान लीजिए 5 भी लिखा है तो 5 भी इसी में लिख देते। यहाँ 7 लिखा है तो 7 भी लिख देते। कहने का मतलब जितने नंबर यूज हुए होते हैं उन सभी का मैक्सिमम पावर लिखते हैं LCM में, जबकि HCF में ऐसा मैक्सिमम पावर जो दोनों में अवेलेबल हो। तो LCM और HCF में डिफरेंस याद रखिएगा
कि SCF में दोनों में अवेलेबल होना चाहिए, जबकि LCM में जरूरी नहीं है कि दोनों में अवेलेबल हो। देखिए 3 अकेले ऊपर लिखा है तब भी मैंने लिख दिया, 5 यहाँ अकेले लिखा है तो यहाँ लिख देंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 5 हटा करके इसको कि इसका LCM क्या होगा, तो LCM हो जाएगा 8 3 जा 24। अब देखिए 24 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 से भी कैंसिल हो जाएगा और 8 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने LCM और SCF जिसका क्लियर नहीं रहा होगा, क्लियर हो गया होगा कि LCM SCF होता क्या है। अब चलिए अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला ही तो इसका फैक्टर है। जैसे मान लीजिए मैं इसका फैक्टर कर रहा हूँ a³ - b³ का, तो हो जाएगा इन वन ब्रैकेट a - b, इन अनदर ब्रैकेट a² + b² + ab। ये फार्मूला है a³ - b³ का। ऐसे ही a² - b² हो जाएगा इन वन ब्रैकेट a + b, इन अनदर ब्रैकेट a - b। और तीसरा क्या है, a - b का a - b ओनली a - b है, तो चलिए a - b ओनली a - b लिख देता हूँ। तो चलिए SCF फाइंड करना है आपको, LCM फाइंड करना, सॉरी LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे यहाँ पे होल स्क्वायर था, शायद मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, होल स्क्वायर है ये, यहाँ होल स्क्वायर लिख दीजिए। a - b का होल स्क्वायर है ये, तो होल स्क्वायर ही है, चाहे फैक्टर करके a - b 2 बार आप लिख सकते हैं, यही कर सकते हैं। ठीक है, a - b लिख दे रहा हूँ, ये a - b 2 बार लिख सकते हैं। LCM फाइंड करने के लिए मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों में अवेलेबल हो। ठीक है, कहीं भी आप देखिए जितने टर्म आए हैं सारे लिखने हैं हमको, LCM में सारे लिखने होते हैं। तो हमको क्या क्या दिख रहा है, a - b दिख रहा है, a + b दिख रहा है, और a² + b² + ab दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं a + b लिख दे रहा हूँ, a + b, और दूसरा कहीं है नहीं है, a - b अब लिखूंगा, चूंकि LCM बता रहा हूँ तो a - b लिखूंगा, और मैक्सिमम पावर उसका जो यूज हुआ है, तो मैक्सिमम पावर a - b का 2 है। यहाँ पर 2 बार एक साथ यूज हुआ है ना, यहाँ दोनों लिख देंगे, अकेले होता तो सिंगल ही रहता। यहाँ भी a - b है, उसको नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया बहुत है बस। ठीक है, सिर्फ एक बार लिखना होता है, तो मैक्सिमम पावर लिखना होता है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर। अगर आपको मेरी बात क्लियर ना हो पा रही हो तो पीछे वीडियो करके फिर से भी सुनिएगा, तो बहुत स्पष्ट एकदम हो जाएगा कि मैंने क्या बोला है। मैंने यही तो कहा है सिंपली कि अगर LCM फाइंड करना हो तो जितनी चीज़ें यूज हुई हों उन सभी को यहाँ लिखिए और उसका मैक्सिमम पावर लगाइए। ठीक है, तो a - b पर मैक्सिमम पावर, इसको मैं हटा के ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, a - b का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। a + b यहाँ मिला मुझे तो ये लिख दिया, ये दिख रहा है तो ये भी लिख दो, a² + b² + ab, ये हो गया, ये LCM हो गया। अगर इसी का SCF बताना हो तो आप खुद से सोचिए SCF क्या होगा, इसी का SCF। चलिए इसी का SCF भी निकाल देते हैं। SCF क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों में अवेलेबल हो। तो देखिए a - b यहाँ भी है, यहाँ भी है, a - b यहाँ भी है, तो होल स्क्वायर यहाँ नहीं लेना है। अगर होल स्क्वायर तब आंसर होता अगर सभी में होल स्क्वायर लगा होता, तो मैक्सिमम पावर जो है वो a - b ही है, यही मैक्सिमम पावर है, a - b पावर 1। तो a - b ही वो नंबर है जो तीनों में अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ अवेलेबल नहीं है। जबकि LCM में क्या करना है, LCM में मैक्सिमम पावर का यूज करते हैं, वो चाहे जहां हो, किसी एक में मिल जाए बस, जरूरी नहीं कि सभी में हो। ठीक है, तो दोनों बातों में मैंने ओवरऑल यही बात बताई कि SCF सभी में रहता है, जबकि LCM कहीं एक जगह भी दिख गया तब भी उसको लिख देते हैं। ये आपका हो गया LCM का आंसर, ये हो गया SCF का आंसर। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कम से कम LCM SCF में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए LCM और SCF इसका दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SCF चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं। पहले SCF फाइंड करते हैं। SCF फाइंड करने का तरीका क्या मैंने बताया कि ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर, ऐसा सबसे बड़ा पावर जो इन तीनों में अवेलेबल हो उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम नंबर का SCF निकालेंगे, फिर इन अलजेब्रिक टर्म्स का जो XYZ वाले हैं उनका। तो SCF निकालते हैं 6, 8 और 12 का, 6, 8 और 12 का SCF निकालना है। SCF मतलब क्या होता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो इन तीनों को कैंसिल कर दे। अगर हम इसको ओरली करना चाहें, कुछ भी ना करो, तो आप बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को कैंसिल कर देगा। तो 2 है। 2 देखिए, इसको भी कैंसिल कर देगा, इसको भी कैंसिल कर देगा, इसको भी कैंसिल कर देगा। सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए
देखिए 2 से बड़ा कोई नंबर है, 3 से कोशिश करिए तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 से कोशिश करिए तो 4 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे लेकिन ये नहीं कैंसिल होंगे। तो और इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 तो खुद ही है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए और इन तीनों को कैंसिल कर दे तो आप एक बार कोशिश कर लीजिए तो ओरली हो जाता है। तो ओरल क्या है इसका कि 2 हो गया इसका SCF। अगर मैं फैक्टर करके दिखा दूँ तो ये हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3, 4 3 या 12। तो स्क्वायर मैंने लगा के कर दिया है। तो यहाँ पर SCF का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा पावर जो तीनों में अवेलेबल हो। तो केवल 2 का पावर 1 भाई सब में अवेलेबल होना चाहिए ना, सब में अवेलेबल होना चाहिए। तो 2 क्यूब लिखा तो है लेकिन 2 क्यूब यहाँ तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो सबसे बड़ा पावर 1 ही है जो तीनों में अवेलेबल है। 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। तो SCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, अब इसमें SCF इन अलजेब्रिक टर्म्स का बताना है। तो क्या करना है कि सबसे बड़ा पावर जो सब में अवेलेबल हो। तो मैंने X लिख दिया है, Y लिख दिया है और Z लिख दिया। तीनों क्यों लिख दिया है, क्योंकि तीनों चीज़ें तीनों जगह पर अवेलेबल हैं। तो सबसे बड़ा पावर जो तीनों में अवेलेबल हो। जब भी LCM या SCF का क्वेश्चन फाइंड करिए जरूर इसी तरह सोचिए। SCF फाइंड कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा पावर हमको लिखना है। तो सबसे बड़ा पावर ढूंढिए। तो सबसे बड़ा पावर 3 है लेकिन क्या यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा पावर 1 ही है जो तीनों में अवेलेबल है। एक ऐसा पावर है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। भाई X तो इसमें भी है, X इसमें भी है, X है। अगर यहाँ स्क्वायर लिखा होता तो तब स्क्वायर यहाँ हम लिख देते, लेकिन चूंकि कोई पावर नहीं लगा तो हम x पावर 1 या x ही रहने देंगे। y देखिए, y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, यहाँ भी y क्यूब है। तो बताइए y का सबसे बड़ा पावर जो सब में है स्क्वायर। भाई यहाँ पे y स्क्वायर लिखा हुआ है तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर इसमें भी है, भाई क्यूब है तो 2 तो रहेगा ही, 3 है तो 2 क्यों नहीं रहेगा, 2 तो उसी में रहेगा ना। यहाँ भी 3 है तो 2 उसके अंदर रहेगा ही। लेकिन क्यूब में नहीं लिख सकता। क्यूब इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ नहीं है, यहाँ पर 2 ही है। इसी तरह से Z देख लीजिए तो Z लिख लीजिए, मैक्सिमम पावर जो सब में अवेलेबल हो तो यही 1 ही मैक्सिमम पावर है जो सभी में है। इस तरह से आपका SCF हो गया। अब LCM बताइए। तो LCM सबसे पहले तो नंबर का LCM 6, 8 और 12 का LCM लिख लीजिए। तो 6, 8 और 12 का जैसे SCF फाइंड किया था LCM अब बताइए। LCM निकालने का तरीका इस तरह सोचते हैं कि जितने नंबर हैं इसमें सब लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, इसके ऊपर मैक्सिमम पावर लिख दो, कहीं भी लगा हो। इसमें ये जरूरी थोड़ी है कि सब में होना चाहिए, यहाँ तो कहीं भी हो। एक जगह आपको दिख गया क्यूब ना तो क्यूब लगा दीजिए। अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यूब के अंदर ही सब शामिल हो गया। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, यहाँ भी है तो 1 ही रहने दीजिए। तो 8 3 जा 24, ये 24 हो गया LCM। नंबर का LCM 24। बहुत इजी है। देखिए कैसे हमने किया कि जो मैक्सिमम पावर कहीं भी मिल गया तो एक बार लिख दिया। अभी LCM फाइंड करते हैं तो हम एक मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको सभी में चाहिए होता है वो मैक्सिमम पावर। तो सभी में तो है नहीं वहाँ पे। तो फिलहाल LCM फाइंड करने के लिए ये हो गया 24। अब आपको बताना है क्या LCM। तो LCM के लिए x y z पहली चीज़ तो मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है कि सब में हो, कहीं भी जो मैक्सिमम पावर दिख जाए वही लिख दो। तो x का मैक्सिमम पावर 3 हमको दिख रहा है, 3 लिख दिया। y का मैक्सिमम पावर कहीं भी देखेंगे तो 3 मैक्सिमम पावर है, 3 लिख दिया। z का मैक्सिमम पावर 3 दिख दिया, 3। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको LCM और SCF दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि SCF में सभी में होना चाहिए, वो चीज़ सभी में होना चाहिए तभी लिखना है। जबकि LCM के केस में कहीं पर भी दिख जाए, सबसे बड़ा पावर जो भी दिख जाए वही उठा करके लिख दिए। तो इस तरह से LCM और SCF का आंसर आपका फाइंड हो गया है। आइए अब हम 8th नंबर क्वेश्चन करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं इस पूरी चीज़ को x के इक्वल मान लीजिए, इसको पूरा x के इक्वल मान लीजिए। ये इनफाइनाइट टाइम है, मतलब रूट 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 ऐसे लगता चला गया है इनफाइनाइट टाइम। अब इसके बाद क्या करना है कि अंडर रूट लिखना है, ऐसे 2 लिखना है प्लस। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको हटा दूं तो इस पूरी चीज़ को तो आपने x माना है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ भी इसी तरह से है, इसको भी आप x बोल सकते हो। तो यहाँ हम कर देंगे x, ये x तो रहेगा ही।
बात समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया कि अंडर रूट लगा हुआ है तो ये भी अंडर रूट है, वो भी इनफाइनाइट टाइम है, कोई ये तो है नहीं कोई उसकी लिमिट है 4 बार या 5 बार, इसलिए आप इस पूरी चीज़ के प्लेस पे भी x लिख सकते हो जो कि पूरा माने हैं आप। इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड का कर देंगे स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2 + x = x स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई इसको करने के लिए हम एक साइड में सबको कर लेंगे, तो x² - x - 2 = 0। इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 - 1 x - 2 = 0, या ऐसे x² - 2x। इसको मैं बिल्कुल ओपन करके कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको सॉल्व करने में। तो x कॉमन ले लिए तो x - 2 + 1 कॉमन ले लिया तो x - 2, इन वन ब्रैकेट x + 1, इन अनदर ब्रैकेट x - 2। बिल्कुल ओपनली मैंने सॉल्व कर दिया है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक में क्या हो जाएगी, x + 1 x - 2 है तो फैक्टर हो गया, तो x + 1 = 0, तो x = -1, और दूसरा x - 2 = 0, x = +2। इस तरह से आपका x के दो वैल्यू आगे सॉल्व हो गए। आइए अब हम 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4x + 3y + 5 = 0, 6x - ky - 7 = 0, हैव नो सोल्यूशन, मतलब इसका कोई हल ना हो तो k की वैल्यू बताइए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर नो सोल्यूशन लिखा हुआ हो, नो सोल्यूशन मतलब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये कर दें तो नो सोल्यूशन वाली बात हो जाएगी और k की वैल्यू भी निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर नो सोल्यूशन है तो k की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले a1 b1 a2 b2 ये होते क्या हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दरअसल ये ax + by + c के फॉर्म में है, ax + by + c = 0। ये इस फॉर्मेट में दोनों अवेलेबल हैं। तो जो पहला इक्वेशन का a है, a मतलब क्या हुआ, x का कोफिशिएंट यानी x के साथ जो नंबर लिखा है वो a है, y के साथ जो लिखा हुआ है वो b है, जो अकेले लिखा है वो c है, और साइन के साथ इसको लिखना है। यहाँ भी जो x के साथ लिखा है वो a है, ये b है और ये c है। तो जो पहले इक्वेशन का हम लिखेंगे उसके लिए हम a1 का यूज करेंगे और दूसरे के लिए जो लिखेंगे हम उसके लिए a2 का यूज करेंगे। इसी तरह से यहाँ b1 का और यहाँ b2 का, तो हम a1/a2 = b1/b2 का यूज करके आसानी से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a1/a2 = b1/b2। पहली चीज ये है कि जैसे ही लिखा हो नो सोल्यूशन, हैव नो सोल्यूशन यानी कोई हल ना हो उसका, तो आप ये कंडीशन आपको याद आ जाना चाहिए कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो या तो आप इसी को दिखा दीजिए और दूसरा, और इसमें k की वैल्यू बतानी है, ठीक है, k की वैल्यू बतानी है। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, इतने से ही k की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए a1 a2 और a1 b1 c1 ये तीनों चीज पहले वाले से निकलेगी, a2 b2 c2 दूसरे से आएगी। ठीक है, पहला इक्वेशन वो वहाँ a1, दूसरा इक्वेशन a2। तो यहाँ से देखिए ये a1 कितना है 4 है, a2 कितना है यहाँ पर 6 है। जो x का कोफिशिएंट होता है वही a होता है, तो हमने a1 a2 लिख दिया। इसी तरह से b1 मतलब जो y का कोफिशिएंट है, y के साथ जो लिखा है वो 3 है, और b2 में जो यहाँ पे y के साथ लिखा है दूसरे इक्वेशन में, देखिए -k का हम यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा साइन का भी याद रखना है, प्लस के साथ लिखा हो तो प्लस यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ -k कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, ये हो गया -4k = 18, या k = हो जाएगा -18/4, ये हो जाएगा 9/2, माइनस में 9/2 k की वैल्यू आ गई। आइए अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है 9x + 3y + 12, 18x + 6y + 24 = 0। दो इसमें लिखे हैं, ये भी =0 है यहाँ पर। इसमें बताना है आपको कितने सोल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सोल्यूशन इन दिस इक्वेशन। तो ये यहाँ पर देखने में लग रहा है ना, ये ax + by + c के फॉर्म में है। तो जब भी इस फॉर्मेट में हो तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि पहला वाला जो इक्वेशन होगा वो a1, ये b1, ये c1 है, और ये a2, ये b2, ये c2 है। और दो कंडीशन होती है, पहला ये है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं प्राप्त होगा,
नो सोल्यूशन यहाँ मैंने लिख दिया है। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखते हैं इन दोनों में से कौन मैच होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं A1 लिखूंगा पहले 9, A2 लिखूंगा। A2 मीन्स क्या होता है, दूसरे वाले इक्वेशन का ए कहाँ पर होता है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर अपान 18 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट पहले 3, फिर यहाँ से y कोफिशिएंट 6 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिए 12 है और वहाँ 24 है। तो चलिए कैंसिल करा लेते हैं, ये हो गया, एक हो गया, ये भी 2, ये 1, ये 2। देखिए जितना ये है उतना ही ये है और इतना ही ये है। तो बताइए कौन से कंडीशन पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, इस पे या फिर इस पे। देखिए इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो पहला कंडीशन होता, लेकिन यहाँ तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं, तो आप कहेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये दोनों कंडीशन देखिए बहुत छोटी सी बात है, इसको याद रखना, लेकिन कहीं नोट करके अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अनंत सोल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y इज इक्वल टू 16 लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने हल इसके प्राप्त होंगे ये आपको बताना है। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ax + by + c इज इक्वल टू 0 टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है। इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, रेखीय समीकरण बोलते हैं। तो लीनियर टाइप का इक्वेशन है, तो क्या करना है आपको कि इसको भी इसी तरह से लिखना है। यहाँ देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये 2x + 4y - 16 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे प्लस दिख रहा है, जो इक्वल है हमेशा 0 दिखना चाहिए। इक्वल यहाँ 0 नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको, क्वेश्चन सेम ही है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस इसको ऐसे लिख लेना चाहिए था। और ये देखिए अब ये ठीक हो गया है। अब इसमें से ढूंढिए A1 और इसमें से ढूंढिए A2। तो 1/2 हो गया ये B1, तो ये B2, ये हो गया 2/4, ये कितना हो गया -8, और ये भी -16। तो साइन के साथ लिखना होता है और ax + by + c के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 1/2। तो देखिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि ऐसे ही इक्वल टू 0 कर दिया जाए, c दिया ही ना हो, तो c के प्लेस पे आप 0 लिख देंगे, ठीक है। जब c दिया ना हो तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि b ना दिया हो, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ऐसे हटा दूं, बस x - 8 इज इक्वल टू 0 लिख दूं। अब क्या हो जाएगा, आप मानोगे 0y है ये, यानी कि 0 जो B1 की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, यानी कि जो चीज़ नहीं है वो 0 हो जाएगी सिंपली। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, दोनों